हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज हमारी संडे स्पेशल मैराथन क्लास है। आज की इस क्लास में हमने बायो के कुछ 3-4 टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा लिए हैं, जिसमें बायोमॉलिक्यूल हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, कोशिका है और कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको स्किप ना करें, इसको ज़रूर देखें। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करके आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की कोशिकाओं से युक्त क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग डैश डैश को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें क्या पूछा है कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों की कोशिकाओं से युक्त क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग किसको संश्लेषित करने, किसको सिंथेसिस करने के लिए करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने के लिए ये क्लोरोफिल युक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग किया जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, इसकी इकाई सैकेराइड, सैकेराइड यानी शुगर होती है। शुगर में भी ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर देता है, जो कि एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी का सर्वाधिक स्रोत है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है। लगभग शरीर में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है। ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। पर डे हमको लगभग 350 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ही चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। कार्बन इसमें 1 के रेशियो में रहता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 1 के रेशियो में रहता है। ऑक्सीजन भी 1 के रेशियो में रहता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन ही होता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को दैनिक कार्य के लिए ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर का लगभग 55 से 65% जो ऊर्जा की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होता है। क्योंकि दैनिक जीवन में खाया जाने वाला या फिर कंज्यूम किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से बॉडी के 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट स्वाद में, इन्हें शर्करा भी कहा जाता है। इनको शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? सभी अनाज, जितने भी अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, शहद, आलू, केला, गुड़, गन्ना, शकरकंद, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ये संचित भोजन का निर्माण करता है। संचित भोजन का
निर्माण करता है, और ये डीएनए और आरएनए का घटक भी होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। डाई को हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, जिसमें डाई ट्राई दोनों आ जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड ये एक या एक से अधिक कार्बन के अणुओं का बना होता है, पर ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। एक एक करके देखते हैं इसमें। इसके पहले देख लेते हैं मोनोसैकेराइड को। यह एक या एक से अधिक कार्बन के अणुओं का बना होता है, और यह सबसे सरल शर्करा होती है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। वास्तव में जो इन्हीं से सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है। मतलब मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी से डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, इन्हीं से मिलके बने हैं। जैसे जो मोनोसैकेराइड की एग्जांपल क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो डाइसैकेराइड में कुछ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बन गए, कुछ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बन गए। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसैकेराइड से ही मिलके बने होते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा पहला ग्लूकोज। यह तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, तुरंत एनर्जी देता है, इसीलिए इसको शरीर का ईंधन कहा जाता है, शरीर का ईंधन कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, फ्रक्टोज। ये दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फलों का मीठापन है, ये फ्रक्टोज में, जो फ्रक्टोज है इसी के कारण होता है। फलों में मीठापन फ्रक्टोज के कारण ही होता है। इसी को हम शहद की शर्करा भी कहते हैं, शहद की शर्करा। इसी का एक और एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। तीसरा है गैलेक्टोज। ये इसको मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, तो इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है, ये याद रखना, इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। अगला है डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है। अगर दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं, दो मोनोसैकेराइड जुड़ जाएं, तो ये क्या बना देंगे, डाइसैकेराइड बना देंगे। इसके एग्जाम्पल है, पहला हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज, इसी को गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है, इसी को टेबल शुगर भी कहा जाता है। इसको शुगर केन या फिर जो गुड़ होता है, जैगरी होता है, उसका शर्करा कहा जाता है। इसको गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर, और साथ ही इसको व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का, दूसरा है माल्टोज। ये जो ज्वार है, मक्का है,
और साथ ही अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। ज्वार, मक्का और अंकुरित अनाज में पाया जाता है। माल्टोज की ही बादाम की शर्करा, इसी को बादाम की शर्करा भी कहा जाता है। बादाम की शर्करा माल्टोज शराब में पाई जाती है, शराब में पाई जाती है। और तीसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज को दूध का शर्करा या मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में प्रेजेंट होता है तो इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। तीसरा टाइप है पॉलीसेकेराइड। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका निर्माण कई प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर हुआ हो। कई मोनोसेकेराइड, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड अगर मिलते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये स्वाद में फीके होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है स्वाद में फीके होते हैं। एक मिनट, फीके होते हैं। इसके उदाहरण है कौन सा? ग्लाइकोजन। ये मनुष्य एवं जंतुओं में संग्रहित, मतलब जो जंतुओं में और मनुष्यों में स्टोर्ड फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये जंतु में और मनुष्य में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है। दूसरा हो जाता है स्टार्च। ये पादपों में संग्रहित भोजन है। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। गेहूं, चावल, आलू और जो कैप्सूल है इसके, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही जो कैप्सूल है, कैप्सूल का बाहरी परत या फिर आवरण लिख देते हैं। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का ही बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। अब ये तो पता ही है, ग्लूकोज का ये बहुलक होता है। सेल्यूलोज बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। जो पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मनुष्यों में इसका पाचन, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, जबकि जो जानवर हैं, जो गाय, भैंस, बकरी हैं, ये सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों के आंत में जो ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है ना, जानवरों के आंत में ई कोलाई जीवाणु जो पाया जाता है वो सेल्यूलोज के पाचन के लिए एक एंजाइम निकालता है। इसीलिए जानवरों में सेल्यूलोज का पाचन हो सकता है, पर मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता। सेल्यूलोज मिलता कहाँ है? जो हरी घास है, हरी पत्तियां हैं, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। प्लांट में प्लांट की सेल वॉल भी सेल्यूलोज का बना होता है, पर हरी पत्तियां हैं, घास है, भूसा है, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो अगर ऐसे हरी पत्तियां डायरेक्ट मनुष्य खाए तो वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। पर गाय, भैंस जो जानवर हैं इनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। अगला प्रश्न, एक पुष्प में मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो एक पुष्प में मादा जनन तंत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। ये मादा जनन तंत्र के 3 भाग हैं। मान लेते हैं ये ओवरी है, तो यहाँ पे जो ऐसे रहता है
ये हो जाएगा स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ओव्यूल पाए जाते हैं। और इधर एंथर और फिलामेंट टच होता है दोनों तरफ ऐसे। इधर भी ये क्या होते हैं, ये होता है फिलामेंट और ये होता है एंथर। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के इसको कहा जाता है कार्पेल। तो समझ में आ गया ना, एक पुष्प के में मादा जनन तंत्र के 3 भाग होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और ओवरी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये अभी आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य भाग है, इसके सूट सिस्टम या फिर प्ररोह तंत्र का भाग नहीं होता? पुष्प, फल, जड़ एवं पत्ता। आंसर क्या हो जाएगा? जड़। ये जड़ 3 रीजन या फिर 3 क्षेत्र से मिलके बना होता है। प्ररोह तंत्र, सूट सिस्टम क्या होता है? तो सूट सिस्टम मतलब जो पृथ्वी के ऊपर है, जो मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, जैसे पुष्प है, फल है, पत्ता है, ये सूट सिस्टम में आ जाएंगे। और रूट सिस्टम में क्या आता है? जो पृथ्वी से नीचे है या जमीन से नीचे है। जड़ किस में आ जाएगा? रूट सिस्टम में। तो जड़ 3 रीजन से मिलके बना होता है। पहला रीजन होता है परिपक्वन रीजन या फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वन का रीजन। ये इसमें कोशिका का विभेदन होता है कि किस काम के लिए कौन सी कोशिका बनी है। इसमें कोशिका का विभेदन होता है, विभेदन होता है कि किस काम के लिए कौन सी कोशिका बनी है। और साथ ही रूट हेयर इसी रीजन में पाए जाते हैं, रूट हेयर इसी रीजन में पाए जाते हैं। दूसरा होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसको बोलते हैं दीर्घीकरण का क्षेत्र। इसमें कोशिका का इलोंगेशन होता है जिसके कारण रूट में वृद्धि होती है, रूट में तीव्र वृद्धि होती है। तीसरा होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है? एक मिनट, मेटिक रीजन। इसमें छोटी छोटी तथा पतली झिल्ली वाली कोशिका होती है जो विभाजन करती है, जिससे कोशिका में वृद्धि होती है। इसमें छोटी छोटी तथा पतली झिल्ली वाली कोशिका होती है जो विभाजन करती है, जिससे कोशिका में वृद्धि होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बाष्पीकरण, संवहन, विकिरण या फिर संघनन। तो बादल के रूप से जल को वापस पृथ्वी में लाने पर जो कौन सी घटना? संघनन, संघनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का भंडारण कहाँ करना चाहिए? पानी में, खुले में, केरोसिन में या फिर अल्कोहल में? तो आंसर हो जाएगा केरोसिन में। सोडियम धातु का भंडारण केरोसिन में करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
गाजर, मूली और शकरकंद किसका परिवर्तित रूप है? कलियों का, तना का, जड़ का या फिर शाखा का? तो गाजर, मूली और शकरकंद ये जड़ का परिवर्तित रूप होता है। जड़ का भोजन के संग्रहण के लिए कुछ रूपांतरण होते हैं, जिसमें जो तर्क रूप में मूली होती है। तर्क रूपी मूल जो रूट होता है उसमें एग्जाम्पल मूली आ जाएगी। शंकु रूपी जो रूपांतरण होता है, शंकु रूपी में गाजर आ जाएगी। कुंभी रूपी में चुकंदर और सलजम। सलजम आ जाएगा। और गांठदार जड़ में बांस से गुल आता है। तो ये सारी वो जड़ हैं जो भोजन के स्टोरेज के लिए अपने आप को रूपांतरित कर ली हैं। तो तर्क रूप में मूली, शंकु रूपी में गाजर और कुंभी रूपी में चुकंदर और सलजम आ जाएंगे। तो गाजर, मूली और शकरकंद ये जड़ का परिवर्तित रूप या फिर रूपांतरित रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जन्म दोष कौन सा है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, जन्मजात हृदय रोग या फिर उपरोक्त सभी? तो हीमोफीलिया भी, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और जन्मजात जो हृदय रोग है ये सारे सामान्य जन्म दोष या फिर रोग माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आवश्यक विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 13, 20, 27 या फिर 14? आंसर क्या हो जाएगा? 13 आवश्यक विटामिन होते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देती, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, पर उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये कम मात्रा में जरूरी होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये अल्प मात्रा में मानव शरीर के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन को अगर भोजन को गर्म कर दिया जाए तो उसमें से विटामिन नष्ट हो जाता है। भोजन को गर्म करने पर उससे विटामिन नष्ट हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन शब्द 1911 में सी फंक ने दिया था। खोज हॉपकिंस ने की और नाम या शब्द किसने दिया? 1911 में सी फंक ने दिया। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा घुलनशील विटामिन जिसमें KEDA जिसको कीड़ा भी कहा जाता है शॉर्टकट में। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी शब्द किस विटामिन के लिए प्रयोग किया जाता है? B1, A, B6 और B12? तो आंसर क्या हो जाएगा? B1। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। B1 का नाम है थायमीन। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। अब B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन। इसको साइनोकोबलामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भोजन का बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहा जाता है? खनिज को, फाइबर को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर प्रोटीन को? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन को। अब प्रोटीन है ये जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जो कि अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी प्रोटीन
अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। यह शरीर के सभी आवश्यक प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से 20 टाइप्स के 20 प्रकार के अमीनो एसिड से शरीर के सभी जो आवश्यक प्रोटीन है उनका निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, इतनी ऊर्जा देता है। और दैनिक आवश्यकता के लिए लगभग 70 से 100 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। अब प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 से 17% मानव शरीर का भाग, लगभग 15 से 17% मानव शरीर का भाग प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। और भी प्रोटीन एक कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है या फिर इसको निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है। प्रोटीन को निर्माणकारी पदार्थ कहा जाता है। निर्माणकारी पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊतकों का निर्माण करता है और मरम्मत करता है और उसकी विकास करता है। ऊतकों का निर्माण, मरम्मत और विकास करता है। ये शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही ये जो टूटे फूटे अंग हैं उनकी मरम्मत करता है, इसीलिए तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, मरम्मत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मानव कोशिका का मुख्य घटक है? पानी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या फिर जीन? आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। ये मानव कोशिका का मुख्य घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बड़े डीएनए को सेल न्यूक्लियस में पैक करने का कार्य किया जाता है? साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, क्रोमैटिन या फिर राइबोसोम? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमैटिन। ये डीएनए को पैक करने का काम करती है। डीएनए वैसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी लंबा होता है, तो उसको एक छोटे छोटे गट्ठों में बनाने का काम कौन करती है? क्रोमैटिन करती है। ये क्रोमैटिन धागे नुमा होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तब उसमें एक जैसे महीन धागे जैसे जो संरचना होती है, महीन धागे की जैसे संरचना, ये क्रोमैटिन धागे ही होते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए से मिलके बना होता है। प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलके बना होता है। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र का निर्माण होता है वो क्रोमैटिन धागे से ही होता है। क्रोमैटिन धागे से गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य का नाम देता है? प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, पानी या फिर राइबोसोम? तो कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य कौन सा है? साइटोप्लाज्म। केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य? केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक मिनट, न्यूक्लियो प्लाज्म।
और केंद्रक में पाए जाने कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म। और दोनों को मिला के न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अगला प्रश्न है, बंदर, चिंपैंजी तथा गोरिल्ला की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 48, 50 या फिर 52? तो बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला की कोशिकाओं में 48 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 48 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन कोशिका का नाम है? अंडाशय, गुणसूत्र, जीन या फिर शुक्राणु? आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। ये मादा प्रजनन कोशिका का नाम होता है। और शुक्राणु ये क्या है? स्पर्म है। ये पुरुष से इजेक्ट होता है या फिर निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्री का परिवहन को नियंत्रित करता है? लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, डीएनए या फिर राइबोसोम? आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्री का परिवहन को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होती है, यानी ये सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर और बाहर जाने देती है। जो कोशिका के लिए जरूरी है उसको कोशिका के अंदर, और जो कोशिका के लिए जरूरी नहीं है या फिर वो वेस्ट है उसको कोशिका के बाहर ले जाने का काम करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।